Hello students, I am Satyanarayana Saha. Today we discuss objective type questions and solution of history chapter 1, the first war of independence, 1857. Let's start. First question is, the East India Company's territorial power began to increase rapidly in India after which of the following battles? Option 1, the Battle of Buxar. 2. The Battle of Plassey. 3. The First Anglo-Mysore War. 4. The Third Anglo-Maratha War. ईस्ट इंडिया कंपनी को टेरिटोरियल पावर मतलब जमीन में दखल करना कौन सा बैटल में उन लोगों को मिला था? ये आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था. वहाँ पर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला था बंगाल को ऑक्युपाई करने का. आफ्टर दैट दे एक्सपांड. सो 1757 started imperialism. Question 2. Who introduced the subsidiary alliance in India? Subsidiary alliance को कौन इंट्रोड्यूस किए थे? ऑप्शन 1 लॉर्ड हेस्टिंग्स. 2 लॉर्ड आमहर्स्ट. 3 लॉर्ड वेल्सले. 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस. सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड वेल्सले. क्वेश्चन 3. सब्सिडरी अलायंस अवध. डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स. 1 हैदराबाद. 2 मैसूर. 3 तंजौर. 4 झांसी. द आंसर विल बी झांसी. Question 4. Which was the first kingdom to sign the subsidiary alliance? कौन सा फर्स्ट किंगडम था जो सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था? मैसूर, अवध, मराठा, झांसी. आंसर विल बी अवध. Question 5. 75,000 of the company's सिपाहीज belong to which of the following states? 75,000 कंपनी का सिपाही कौन सा स्टेट का बिलोंग करते थे? 1 जयपुर. 2 अवध. 3 मैसूर. 4 संबलपुर. द आंसर विल बी अवध. क्वेश्चन 6. By the provisions of which of the following 20,000 estates of the landlords were confiscated by the East India Company? 20,000 estates को कॉन्फिस्केटेड कौन सा प्रोविजन का द्वारा हुआ था? हंटर कमीशन. 2 फ्रेजर कमीशन. 3 इनाम कमीशन. 4 द वुड्स डिस्पैच. ये इनाम कमीशन से हुआ था. आंसर विल बी इनाम कमीशन. क्वेश्चन 7. Where was the family seat of नाना साहेब located? नाना साहेब का फैमिली कहाँ पर रहते थे? 1 नागपुर. 2 लखनऊ. 3 पुणे. 4 कानपुर. पुणे में रहते थे. आंसर विल बी 3 पुणे. 8. Which of the following reforms was resented by the Indians? कौन सा रिफॉर्म के चलते इंडियन अगेंस्ट में चला गए थे ब्रिटिशर का? 1 the abolition of sati. 2 the widow remarriage act. 3 opening of girls school. 4 both 1 and 2. the abolition of sati ये भी हुआ था. the widow remarriage act ये दोनों. so answer will be both 1 and 2. यहाँ पर another question आ सकता है. the abolition of sati जो कि 1829 में हुआ था और द विडो रीमैरिज एक्ट 1856. क्वेश्चन 9. द अपराइजिंग ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम. अपराइजिंग ऑफ 1857 कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? 1 मीरठ. 2 प्लासी. 3 बक्सर. 4 दिल्ली. इट इज आंसर विल बी मीरठ. क्वेश्चन 10.
After the initial success of the uprising of 1857, the objectives of the leaders of the uprising included 1857 में जो अपराइजिंग हुआ था, जो रिवेल हुआ था, उसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव्स था? रिस्टोरिंग द फॉर्मर ग्लोरी टू द मुगल एम्पायर, रिस्टोर करना मुगल एम्पायर का ग्लोरी को. फॉर्मिंग ए फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स. 3. एलिमिनेटिंग फॉरेन रूल एंड रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर. 4. all of the above. The answer will be all of the above. Question 11. Which of the following events of the uprising of 1857 and their leaders is not correctly matched? यहाँ पर अपराइजिंग 1857 में कुछ मैच दिया गया है. यहाँ से ढूंढना है कौन सा मैच मिसमैच है. लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब, मेरठ तांतिया टोपे, बरेली खान बहादुर. यहाँ पर मेरठ तांतिया टोपे ये होगा. तांतिया टोपे जनरल ऑफ नाना साहेब. तांतिया टोपे नाना साहेब का एक जनरल थे. क्वेश्चन 12. एन इफेक्ट ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज दैट. कौन सा इफेक्ट प्रभाव पड़ा था 1857 अपराइजिंग का? 1. The spirit of rebellion in India was crushed. Rebellion का spirit खत्म हो गया था. 2. The British became totally demoralized. 3. The British abandoned their repressive policies. 4. Unity was forced between the Hindus and Muslims. Answer will be 3. वो रिप्रेसिव पॉलिसी को हटा दिए थे. क्वेश्चन 13. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हु गेव अप द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कौन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को गेव अप किया था? 1. द ईस्ट इंडिया कंपनी. 2. द ब्रिटिश क्राउन. 3. लॉर्ड माउंटबेटन. 4. द मुगल एम्परर. यहाँ पर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेव अप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया था ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करने के लिए प्लानिंग किए. क्वेश्चन 14. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बैटल ऑफ प्लासी, क्वीन विक्टोरिया's प्रोक्लामेशन, लॉर्ड डलहौसी एनेक्स्ड अवध, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल. ये चारों इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सिस्टमेटिकली सजाना है. कौन सा इवेंट कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी ये हुआ था 1757. क्वीन विक्टोरिया's प्रोक्लामेशन 1858. लॉर्ड डलहौसी एनेक्स्ड अवध 1856 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल ये हुआ था 1857. सो एट फर्स्ट ए विल कम, आफ्टर दैट सी विल कम, A, C, and then D will come, then B will come. A, C, D, B. A, C, D, B, 3 will be the answer. Question 15. Which was not a drain of wealth from India? कौन सा drain of wealth from India से नहीं है? Drain of wealth from India मतलब इंडिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया का वेल्थ ब्रिटिश को चला जाता था उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है. उसका बेनिफिट हम लोग कुछ नहीं पाते थे. सैलरीज ऑफ इंग्लिशमैन ये ड्रेन ऑफ वेल्थ है. सैलरीज ऑफ सिपाही ये नहीं है, ये इंडिया में रहता था. सैलरीज ऑफ सिपाही जो इन्वॉल्व थे उन लोगों को सैलरी उन लोग देते थे. दैट वन
not happen. Establishment of British officers, saving of Englishmen, these three drain of wealth. But salaries of Sipahi, it is not a drain of wealth. Question 16. Choose the options that were not a part of the Queen Victoria's proclamation. Queen Victoria का proclamation में कौन सा नहीं था? All subject of the Queen would be treated as equals, ये था. A general pardon to all those who were a part of the 1857 uprising, ये नहीं था. उन लोग का पार्डन मतलब क्षमा देना. उन लोग रिवेल लोग को क्षमा नहीं दिए थे. Policy of non-intervention of in social and religious matter. Continue political expansion with the doctrine of laws and subsidiary alliance. Policy of expansion with doctrine of laws and subsidiary alliance, ये दोनों वो लोग बंद कर दिए थे. So answer will be Q and S.